नमस्कार दोस्तों। अगर आपके पास बैंक खाता है, सेविंग बैंक अकाउंट है या करंट अकाउंट है या आपने फिक्स डिपॉजिट करवा रखी है, चाहे सरकारी बैंक में हो या किसी निजी बैंक में, कैनरा बैंक के अंदर अगर आपने अकाउंट खुलवाया है या एसबीआई बैंक में खुलवाया है, आईसीआईसीआई बैंक हो गई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, इन बैंकों के अलावा किसी अन्य बैंक के अंदर अगर आपका अकाउंट है, आपने एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट खुलवाए हैं या फिर एक से ज्यादा आपके पास करंट अकाउंट है या एक से ज्यादा आपने फिक्स डिपॉजिट खुलवा के रखी है या सेविंग अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है या सिर्फ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा के रखें, एक बैंक से ज्यादा बैंकों के अंदर अगर आपके अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, तो ध्यान रखिएगा अब इन सभी बैंकों पर जो भी बैंकें हैं उन पर आरबीआई द्वारा नए नियम लागू होने जा रहे हैं 1 अप्रैल 2024 से। ये नियम जो है वो लागू हो चुके हैं। अगर आपके सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है किसी भी बैंक के अंदर, तो उस केस में ये नए नियम के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई द्वारा ये नए नियम जो है वो सभी ग्राहकों को बेनिफिट देने वाले हैं। यानी अगर आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो उस केस में अब आपको फायदा हो सकता है। लेकिन इन नियमों को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बैंक है उन्हें इन नियमों को मानना होगा और अपने ग्राहकों को उनका बेनिफिट है, उनका फायदा जो है उन्हें देना होगा। आरबीआई चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को जो है बेनिफिट या फायदा दिया जाए, जिस वजह से इन नियमों में जो है बदलाव किया गया और 1 अप्रैल 2024 से ये नियम जो है वो लागू हो रहे हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कौन से नियम जो बदलाव हुए हैं, क्या क्या फायदा ग्राहकों को दिया जाएगा बैंकों द्वारा, आरबीआई द्वारा क्या क्या नए नियम लाए गए हैं, क्या क्या नई गाइडलाइंस लाई गई है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं आरबीआई द्वारा किन किन नियमों में बदलाव किया गया है 1 अप्रैल 2024 से। तो मिनिमम बैलेंस को लेकर आरबीआई द्वारा सभी बैंकों को नए निर्देश जारी किए गए हैं। दोस्तों मिनिमम बैलेंस, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट को चलाने के लिए आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। अलग अलग बैंकों के अंदर अलग अलग मिनिमम बैलेंस की लिमिट रखी गई है। किसी बैंक के अंदर आपको 2,000 रुपए मेंटेन करके चलना होता है, तो किसी बैंक के अंदर आपको 5,000, तो कोई बैंक 10,000 तक की लिमिट रखता है। इस मिनिमम बैलेंस को अगर आप मेंटेन नहीं करते तो उस केस में आप पर पेनल्टी चार्ज भी लगाया जाता है। यानी अगर आपने 10,000 से कम का मिनिमम बैलेंस है तो उस केस में पूरे महीने में देखा जाएगा कि कितने दिन आपके मिनिमम बैलेंस से कम आपने बैलेंस रखा है, तो उस केस में आप पर पेनल्टी या चार्ज लगाती है बैंक। चाहे आपकी सरकारी बैंक हो या फिर आपकी कोई निजी बैंक हो, अलग अलग बैंकों में अलग अलग चार्जेस रखे गए हैं। लेकिन आरबीआई ने अब 1 अप्रैल 2024 से ये पेनल्टी चार्जेस जो है वो खत्म कर दिए हैं। यानी अगर आपने कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो अब आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स जारी किए गए हैं, किन किन पर लागू होगा, कब से लागू होगा, क्या क्या नियम है, आइए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों ये नियम उन लोगों पर लागू होगा जिनके अकाउंट 2 साल से इनएक्टिव है, यानी निष्क्रिय है। यानी 2 साल तक कोई भी अगर ट्रांजैक्शन नहीं किया गया, 2 साल से ज्यादा का समय पीरियड हो गया है और मिनिमम बैलेंस अगर मेंटेन नहीं किया है, तो उस केस में अब 1 अप्रैल के बाद बैंक आप पर पेनल्टी नहीं लगा सकती। यानी बैंक को कोई हक नहीं है आप पर पेनल्टी लगाने का, और आपका जो मिनिमम बैलेंस है वो चाहे अगर मिनिमम बैलेंस से कम भी अगर आप बैलेंस मेंटेन रखते हैं, अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव है तो उस केस में कोई भी पेनल्टी आपको नहीं देनी है। कई कस्टमरों की ये कंप्लेन आती है कि हमने 3 साल 4 साल अगर हमारा हो गए लेकिन हमने कोई भी अभी तक अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारा बैलेंस नेगेटिव हो रहा है क्योंकि बैंक हमें पेनल्टी लगा रही है। दोस्तों इसको देखते हुए आरबीआई द्वारा यह नियम लाया गया है 1 अप्रैल के बाद। अब जो भी बैंकें हैं उन्हें
कोई भी पेनल्टी चार्जेस नहीं लगाने हैं मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन ना करने पर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी अकाउंट होल्डर का जो अकाउंट है वो नेगेटिव चल रहा है क्योंकि पेनल्टी चार्जेस लगाई गई है, 3 से 4,000 रुपए पेनल्टी चार्ज लगाई है, उसने 10,000 रुपए अगर जमा कर दिया तो वो 10,000 में से 3 या 4,000 रुपए जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं, बाकी के 7,000 आपको बैलेंस दिखते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, पूरे के पूरे 10,000 जो है वो आपको अब बैलेंस दिखाई देंगे, आप पर कोई भी पेनल्टी चार्जेस नहीं लगाया जाएगा। अब यह रूल कब से लागू होगा? ये 1 अप्रैल के बाद से ये नियम लागू होगा। 1 अप्रैल से पहले के जितने भी अकाउंट है उन पर जो है चार्जेस लगा जा सकते हैं बैंक द्वारा अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया है, चाहे वो ऑपरेटिव अकाउंट हो या फिर इनऑपरेटिव अकाउंट हो। लेकिन 1 अप्रैल के बाद अगर आपका अकाउंट इनऑपरेटिव है 2 साल तक, तो उस केस में अब कोई भी पेनल्टी चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो तीसरा नियम इसमें चेंज किया गया है कि यहां पर आपको जो 2 साल का समय पीरियड देखना है जिसके अंदर आपके कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, ना ही आपने कोई पैसा जमा किया है, ना ही पैसा उसमें से निकाला है, ना ही कोई इनकमिंग कोई आया है पैसा, ना ही आउटगोइंग हुआ है, जिस वजह से 2 साल का समय पीरियड है। इस 2 साल से ऊपर अगर आपका अकाउंट का समय पीरियड निकल जाता है, आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो उस केस में यह मिनिमम बैलेंस चार्ज का जो रिक्वायरमेंट है वो लागू होगा, यानी पेनल्टी आप पर नहीं लगेगी। इसी के साथ अगर कोई अकाउंट निष्क्रिय होने जा रहा है यानी इनएक्टिव होने जा रहा है, 2 साल तक उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो बैंक ऐसे ही डायरेक्टली इनएक्टिव नहीं कर सकती। बैंक को सूचना देनी होगी ग्राहक को जिसका अकाउंट निष्क्रिय होने जा रहा है, चाहे वो एसएमएस के थ्रू हो, ईमेल के थ्रू हो या लेटर भेज कर हो। तो बैंक को अब 1 अप्रैल के बाद अगर ऐसे कोई अकाउंट है तो उस केस में बैंक को बिना सूचना दिए इनऑपरेटिव नहीं कर सकती। अगर इसके बावजूद भी अगर अकाउंट होल्डर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं दे पाता, यानी बैंक ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, एसएमएस भेजा, ईमेल भेजा, लेटर भेजा, लेकिन ओनर द्वारा, अकाउंट होल्डर द्वारा कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा बैंक को, हो सकता है कि अकाउंट होल्डर शायद इस दुनिया में ना हो या फिर अकाउंट होल्डर ऐसी जगह पर हो जहां तक वो बैंक तक ना पहुंच पा रहा हो, जवाब नहीं दे पा रहा हो, तो उस केस में उस अकाउंट होल्डर के जो भी नॉमिनी होगा उस तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंचानी होगी। तो बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो डायरेक्टली अब जो है इनऑपरेटिव अकाउंट घोषित नहीं कर सकती, उन्हें या तो अकाउंट होल्डर को पहुंचना होगा और अकाउंट होल्डर जवाब नहीं देता या रिस्पॉन्ड नहीं करता ईमेल और मैसेज भेजने के बाद, तो उस केस में यहां पर उन्हें नॉमिनी को यह जानकारी देनी होगी। दोस्तों इसके अलावा अगर 2 साल के बाद अकाउंट को फिर से एक्टिव करना चाहता है अगर अकाउंट होल्डर, तो उस केस में कोई भी चार्जेस उनसे नहीं लिए जाएंगे। यह भी एक बड़ा बदलाव किया गया है, यानी 1 अप्रैल के बाद अगर कोई अकाउंट इनएक्टिव है जिसको एक्टिव करवाना चाहते हैं तो उस केस में कोई भी चार्जेस बैंक द्वारा नहीं ले सकती। तो आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार 42,000 करोड़ अनक्लेम डिपॉजिट ऐसे खातों में पड़े हुए हैं, यानी जिनका खाता 2 साल या 10 साल से ज्यादा इनएक्टिव है, उन खातों के अंदर अनक्लेम डिपॉजिट पड़ा हुआ है। चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट हो, ऐसे खाता धारकों को जो है जिनके लिए आरबीआई ने ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है, जिसकी वजह से ये जो पैसा है वो ग्राहकों तक पहुंच सके, यानी ग्राहकों तक बैंक द्वारा जो है ये पैसा भिजवाया जा सके, जिस वजह से जो है ये नियम लाए गए हैं। दोस्तों अगर 2 साल के बाद भी अगर कोई अकाउंट ऑपरेट करने के लिए नहीं आता, अगर कोई अकाउंट होल्डर है वो जवाब नहीं देता या कोई भी राशि जमा नहीं होती, अकाउंट खाली रहता है 10 साल तक, 2 साल के बाद इनऑपरेटिव हो जाएगा, लेकिन 10 साल तक अगर ऐसा ही रहता है, अकाउंट के अंदर कोई भी पैसा जमा है लेकिन उसको क्लेम करने के लिए कोई नहीं आ रहा है, यानी सेविंग अकाउंट है जिसके अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है, करंट अकाउंट है बैलेंस पड़ा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी हो गई उसके 10 साल के बाद भी अभी भी उसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है, तो उस केस में उन पैसों को बैंक के पास नहीं रखा जाएगा। 10 साल के बाद यह पैसा जो है वो आरबीआई अपने पास रखेगी, वो भी सुरक्षित है। आरबीआई का एक वेलफेयर फंड है, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड, उस फंड के अंदर यह पैसा जमा हो जाएगा, ताकि अगर कभी भी फ्यूचर में अगर कोई अकाउंट होल्डर है, डिपॉजिटर है, अगर वो एक्टिव होता है, अपना पैसा लेने के लिए आता है, तो कुछ प्रक्रिया के बाद कुछ डॉक्यूमेंट के साथ वो अपना पैसा क्लेम कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा 10 साल या उससे ऊपर हो जाएगा तो उस केस में ये पैसा आरबीआई के पास रिजर्व पड़ा होगा, आरबीआई के फंड के अंदर। दोस्तों इन नियमों के अलावा आरबीआई ने यह भी आदेश दिया है सभी बैंकों को कि
जो भी अकाउंट होगा, चाहे वो इनऑपरेटिव हो या ऑपरेटिव अकाउंट हो, 10 साल तक ऑपरेट नहीं भी किया है तो भी आपको सेविंग इंटरेस्ट रेट रेगुलरली देना होगा। जो भी बैलेंस होगा उस पर आपको सेविंग का ब्याज देना होगा, चाहे वो ऑपरेटिव हो या फिर इनऑपरेटिव हो। और आरबीआई ने यह भी कहा है कि अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पर अगर आप पेनल्टी चार्जेस लगाते हैं तो उस केस में किसी भी कीमत पर अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी अगर 5,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है, आपकी मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट 10,000 है, तो 5,000 पर अगर आप जो पेनल्टी लगा रहे हैं, जिसके बाद जीरो अगर आप कर देते हैं उसके बाद आप नेगेटिव नहीं कर सकते, यानी जीरो कर सकते हैं, बैलेंस उसमें हो सकता है, लेकिन ऐसे खाता धारकों के अकाउंट जो है वो नेगेटिव नहीं किए जा सकते। तो ये सभी नियम जो है वो 1 अप्रैल 2024 से सभी बैंकों पर लागू होने जा रहे हैं। अगर कोई अनक्लेम डिपॉजिट पड़ा है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर आप पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, अनक्लेम बैलेंस पड़ा हुआ है तो बैंक की अब जिम्मेदारी होगी कि वो अपने ग्राहकों को उन अकाउंट की सूचना दे। अगर अकाउंट होल्डर अगर कांटेक्ट नहीं कर पाता तो उस केस में नॉमिनी को जाकर बैंक जो है उसकी सूचना दे सकती है। इसके अलावा 10 साल तक अगर उस अकाउंट को कोई भी क्लेम नहीं कर पाता, उसका बैलेंस, उसका अमाउंट है, तो उस केस में ये फंड, पैसा जो है वो फंड में चला जाएगा, आरबीआई के फंड के अंदर, जिसको आरबीआई देखभाल करेगी। आरबीआई के निगरानी में वो पैसा रहेगा, यानी पैसा जो है वो इधर उधर नहीं जाएगा, आरबीआई के पास रहेगा। अगर फ्यूचर में अगर वो अकाउंट होल्डर आरबीआई के पास आता है अपना पैसा लेने के लिए तो आरबीआई उसे वो पैसा लौटा देगी। तो दोस्तों इन नियमों में बदलाव जो है आरबीआई द्वारा किए गए हैं। दोस्तों इन नियमों को लेकर अगर आपके कोई सुझाव है या फिर अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है, तो नीचे आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।